हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम हिंदी की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है संधि। तो सबसे पहले जो आपकी जो पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लिख देना है। तो पाठ योजना का जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है वो लगा दीजिए। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम या इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात में छात्र अध्यापक अध्यापिका जो भी आपका नाम है तो आप नाम लिख दीजिए। मैंने लिखा है द्वितीय सैनिक, तो ये हो जाएगा आपका नाम। उसके पश्चात आप जिस कक्षा की पाठ्य योजना तैयार करें, तो आज अपन कक्षा 8 की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो कक्षा 8 मैंने लिख दिया है। जो आपकी समयावधि होगी वो होगी आपकी 30 मिनट। इसी प्रकार जो आज का जो अपना विषय है वो है हिंदी, तो हिंदी लिख दीजिए। जो आज का जो अपना प्रकरण है तो संधि प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो जिस कालांश में आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो वो कालांश जो कालांश द्वितीय मैंने भर दिया है। उसके पश्चात में आपकी जो दिनांक है, जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो वो दिनांक आप लिख दीजिएगा। इस तरह से आपको ये सारी खानापूर्ति कर देनी है। विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, दिनांक, समय, तो सारी खानापूर्ति आपको कर लेनी है। इसके पश्चात में आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। शिक्षण उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात में आपको पहले मैं समझा देता हूँ शिक्षण उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण उद्देश्य से तात्पर्य ये है कि आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है आप बच्चे को जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चे में क्या परिवर्तन आएगा या बच्चे में आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो वही हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण उद्देश्य के अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य और तीसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो इसके अंदर जो द्वितीय कॉलम है आपका शिक्षण उद्देश्य, तो उसके अंदर आपका जो पहला जो शिक्षण उद्देश्य होगा वो होगा तो ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य लिख लीजिएगा और उसमें लिखिए जो बच्चे में जो परिवर्तन होगा ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण। अगर बच्चे में आपको ये परिवर्तन दिखते हैं तो मतलब उसने ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है। तो पहला है छात्र संधि संप्रत्यय का प्रत्याशमन कर सकेंगे, छात्र संधि संप्रत्यय का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद में द्वितीय आता है अवबोध, तो छात्र संधि की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है छात्र संधि को समझ सकेंगे। इसके पश्चात में तृतीय आता है ज्ञानोपयोग, तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे छात्र संधि को प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। उसके पश्चात में जो आपका इसमें द्वितीय है वो लिखिए छात्र संधि से संबंधित ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में या दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। इसके पश्चात में चौथा जो शिक्षण उद्देश्य आता है वो है आपका कौशल। तो कौशल में लिखिएगा आप पहला छात्र संधि से संबंधित नवीन विचारों का सर्जन कर सकेंगे, छात्र संधि से संबंधित चार्ट मॉडल का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा आता है आपका अभिरुचि, तो अभिरुचि में लिखिएगा आप छात्र संधि संप्रत्यय पर विचार विमर्श कर सकेंगे, छात्र संधि संप्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके पश्चात में छठवा आता है आपका अभिवृत्ति, तो अभिवृत्ति के अंदर लिखिएगा आप पहला छात्र संधि संप्रत्यय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सेकंड आता है छात्र संधि के विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके शिक्षण के उद्देश्य। जो मैंने 6 के 6 जो शिक्षण के उद्देश्य थे वो मैंने लिखा दिए हैं। 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य, तो आप इन 6 के 6 शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा ज्ञानोपयोग, दूसरा हो जाएगा अभिरुचि, अभिवर्ती। तो इस प्रकार में 6 के 6 आपको शिक्षण उद्देश्य लिखा दीजिए। सारे शिक्षण उद्देश्य आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात में आप हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री से तात्पर्य ये है कि शिक्षण कराते वक्त जो भी सामग्री शिक्षण में सहायता प्रदान करती है तो वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, संकेतक हो गया, चार्टा हो गया, मॉडल हो गया, श्यामपट्ट हो गया, तो ये सारी सामग्री क्या हो जाएगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके पश्चात हेडिंग डाल लीजिए आप पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा विद्यार्थी संधि के संबंध में पूर्व जानकारी या सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। तो इस प्रकार से आप शिक्षण सामग्री और पूर्व ज्ञान कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए आप प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है इसके बारे में आपको पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न जो पाठ योजना होती है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है
जिस कहने का मतलब है जिस प्रकार से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा मस्तिष्क है, उसी प्रकार से पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका प्रस्तावना प्रश्न है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दिए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है, इसके अंदर जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कम से कम इसके अंदर छात्र अध्यापिका द्वारा 4 प्रश्न पूछे जाती है, या अधिक से अधिकतम इसमें 6 या 7 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम आपको 4 प्रश्न तो पूछने ही पूछने हैं, अधिक से अधिकतम मैंने बता दिया कि 7 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न है, इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया या कथन का, और तीसरा कॉलम हो जाएगा छात्र क्रिया का। तो ये बना लीजिए आप कॉलम। ये कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, हमें शिक्षा किससे प्राप्त होती है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे शिक्षकों या पुस्तकों से प्राप्त होती है। द्वितीय, शिक्षक हमें कहाँ मिलते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे स्कूल या कॉलेज में मिलते हैं। तृतीय प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछा, स्कूल में हमें किन किन चीज़ों से लिखते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे पेन या पेंसिल आदि से लिखते हैं। चौथा प्रश्न फिर छात्र अध्यापिका ने पूछा, शिक्षक क्वेश्चन लिख लीजिए, व्यक्ति, स्कूल, पेन का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जैसे ही नहीं दे पाएंगे तो बच्चों के लिए इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। एक प्रकार से समस्या बन गई, तो इस समस्या का समाधान अब छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो इस समस्या का समाधान करना ही छात्र अध्यापिका का उद्देश्य हो जाएगा। तो आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा, बच्चों आज हम व्याकरण में संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप ये उद्देश्य कथन लिख लीजिएगा। और ये प्रस्तावना प्रश्न है, वो प्रस्तावना प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिएगा। उद्देश्य कथन और प्रस्तावना प्रश्न कंप्लीट होने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए आप प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में आपको इसके अंदर जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसके बारे में संपूर्ण प्रस्तुतिकरण इसके अंदर आपको देना होगा। तो इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया या कथन का, तीसरा हो जाएगा छात्र क्रिया या छात्र कथन का, और चौथा हो जाएगा विधि, और पांचवा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में आपका जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपका जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो होगा संज्ञा। तो संज्ञा शिक्षण बिंदु लगा लीजिए। और इसके अंदर छात्र अध्यापिका कथन में लिखिएगा आप, छात्र अध्यापिका दिया जाएगा प्रस्तुतिकरण लिखिएगा आप, संज्ञा 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम बराबर भली प्रकार, ज्ञा बराबर ज्ञान कराने वाली, अर्थात। इस प्रकार से लिखिएगा आप, आगे यहाँ तक लिख लीजिए, अर्थात करके लिखिएगा आप। भली प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं या संज्ञा कहते हैं। तो छात्र क्रियाएं उसके अंदर आप लिख लीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि आपकी कौन सी चल रही है, व्याख्या विधि चल ही रही है। और इसके मैं जो प्रस्तुतिकरण में इसमें लिखा रहा हूँ उस प्रस्तुतिकरण का आपको जो महत्वपूर्ण भाग है, जैसे इसकी परिभाषा हो गई, कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो ये सारी चीज़ों को आपके किस में लिख देना है, श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको लिख देना है। देखिए मैंने श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, तो आप इसको श्यामपट्ट कार्य जो ब्लैक चार्ट है वो ब्लैक चार्ट लगा के आप इसके अंदर वो श्यामपट्ट कार्य इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आगे लिखिए प्रस्तुतिकरण में इसकी परिभाषा। तो परिभाषा लिखिए, संज्ञा की किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली इत्यादि, ये क्या है, संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का जो बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो राम वगैरह ये सारे शब्द कैसे हैं, संज्ञा शब्द हैं। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपकी बोध प्रश्न। तो हेडिंग डाल लीजिए आप बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न के बारे में बता देता हूँ कि जो बोध प्रश्न होते हैं ये छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं। और जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, उसका ध्यान पाठ में लगा रहे। बच्चों का ध्यान पाठ में लगा रहेगा तो आराम से उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बोध प्रश्न छात्र अध्यापिका ने पूछे, राम क्या है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे संज्ञा है। संज्ञा कितने पर शब्दों से मिलकर बना है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो लगभग वो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा आप, बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे हैं, छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। और ये इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान उधर उधर भटके नहीं है, उसका ध्यान भंग नहीं हो, पाठ में लगा रहे। इसके पश्चात में जो आपको अगले पेज पे फिर से वही 5 कॉलम बना लेने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि व श्यामपट्ट कार्य। ये कॉलम बनाने के पश्चात में आपका जो
द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा संज्ञा के प्रकार। तो द्वितीय शिक्षण बिंदु में लिखिए संज्ञा के प्रकार में छात्र अध्यापिका कथन में लिखेगा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि छात्र अध्यापिका प्रस्तुतिकरण दिया तो प्रस्तुतिकरण इसी में आएगा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से संज्ञा के कितने प्रकार हो गए, 5 प्रकार हो गए। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि कौन सी चल रही है, व्याख्या विधि चल ही रही है, और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप संज्ञा के प्रकार वगैरह उसकी परिभाषा जो महत्वपूर्ण बातें उसको आप श्यामपट्ट कार्य के अंदर परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात में जो पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसकी अपन परिभाषा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो परिभाषा लिखेगा जो किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, पटना। तो ये हो गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात में द्वितीय लगाइए द्वितीय संज्ञा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं या पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया। तो ये हो गया आपकी किसकी, जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन। इसके पश्चात में आपकी जो तृतीय संज्ञा है वो हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा रिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिएगा जिन संज्ञा शब्दों में सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, घी हो गया आदि। तो ये सारी कैसी हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे विद्यार्थी, और विधि कौन सी चल रही है आपकी व्याख्या विधि, और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। जो इसकी मेन बातें या मुख्य जो बातें हैं संज्ञा शब्दों से बारे में, तो उन सारी चीज़ों को आप श्यामपट्ट कार्य में लिख लीजिएगा। इसके पश्चात चौथी संज्ञा आती है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में लिखिए जो संज्ञा शब्द किसी एक समूह का वाचक हो उसे समूह संज्ञा कहते हैं, जैसे वर्ग हो गई, सभा हो गई। तो ये सारी किसमें आ जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। पांचवा लिखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में लिखिए किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गई। तो ये शब्द किसके कहलाएंगे, भाववाचक संज्ञा के कहलाएंगे। इस प्रकार से आप आगे हेडिंग डाल लीजिएगा बहुत प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। मैंने पहले भी बता दिया कि जो बहुत प्रश्न हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा क्यों पूछे जाते हैं और ये किस लिए पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो बहुत प्रश्न हैं छात्र अध्यापिका द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं, उनका ध्यान भंग नहीं हो, उनकी एकाग्रता पाठ में ही लगी रहे। तो इस प्रकार से मैंने इसमें बहुत प्रश्न बनाए हैं, आप उसे एक से अधिकतम भी बहुत प्रश्न बना सकते हैं। मैंने एक प्रश्न बनाया है संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, बच्चे उत्तर दे देंगे 5 प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पाठ्य योजनाएं वो यहीं पे समाप्त होती। इसके पश्चात में आप हेडिंग डाल लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जाते हैं, और जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसने जो पाठ पढ़ाया है, जो शिक्षण करवाया है, वो शिक्षण बच्चों ने किस हद तक ग्रहण किया है, कितना ग्रहण किया है, उनके दिमाग में कितनी बातें याद रही है। इन सारी चीज़ों को जाँचने के लिए या इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। क्योंकि मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका को ये पता चल जाएगा उसने जो पढ़ा है वो बच्चों ने कितना ग्रहण किया। तो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आप किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक या रेगिस्तान वाले, मिलान चिन्ह वाले, सत्य वाले। तो जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए तो आप उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया समूहवाचक संज्ञा का शब्द है राम है, ब पटना है, स सभा है, द कोई नहीं। तो इसमें से जो भी सही है तो बच्चे उसको टिक कर दें। सेकंड है संज्ञा के 6 प्रकार होते हैं, सत्य है, असत्य है। तो सत्य असत्य वो बच्चे लगा देंगे, सत्य है असत्य। तृतीय प्रश्न मैंने बनाया व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर दे देंगे, लिख देंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके पश्चात में चौथा प्रश्न मैंने बनाया है संज्ञा किसे कहते हैं। पांचवा मैंने बनाया है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये प्रश्न बना लिए। ये प्रश्न बनाने के पश्चात में मूल्यांकन हो प्रश्न हो गया आपके। उसके पश्चात आप हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। तो आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग घर पे जाके आसानी से कर सके। और गृह कार्य आपको ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया है उस कठिनाई के स्तर के आधार पर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है ताकि वो घर पे जाके गृह कार्य कर सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी वाला आइकन है उसको प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।